नमस्कार दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा इन डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो भी करंट अफेयर्स देखें या जो भी वीडियो देखें उसको पूरा जरूर देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भी क्वेश्चन छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया है और उसी पर ही हमारा वो क्वेश्चन बेस्ड है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, फार्मूला वन चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में कौन सी ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता को जीतकर माइकल शूमाकर के किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत दर्ज करने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मन ग्रांड प्रिक्स, बी है हंगरी ग्रांड प्रिक्स, सी है कनाडा ग्रांड प्रिक्स और डी है ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स। और इसका सही उत्तर जो है वो है बी, हंगरी ग्रांड प्रिक्स। देखिए, हाल ही में फार्मूला वन चैंपियन जो है लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर माइकल शूमाकर के किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत दर्ज करने के रिकॉर्ड की बराबरी की है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने 8वीं बार जीता है, कौन सा, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, और माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टैपेन रहे और लुइस हैमिल्टन ने यह जो इनकी जो जीत है वो कौन सी है, 86वीं जीत है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में रजत मुखर्जी, आपको देखना है कि रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इतिहासकार, बी है पर्यावरणविद, सी है खेल और डी है सिनेमा जगत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है सिनेमा जगत। देखिए, हाल ही में जाने माने फिल्म निर्देशक रजत मुखर्जी का निधन हो गया और वह 50 वर्ष के थे। और रजत मुखर्जी ने प्यार तूने क्या किया और रोड जैसी मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं। कथन एक है, उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिए गए हैं। दूसरा है, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 उपभोक्ता संरक्षण कानून 1995 का स्थान लेगा। तीसरा कथन है, पहली बार ऑनलाइन कारोबार को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। और चौथा कथन है, नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकता है। आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल एक व दो, बी है केवल एक दो व तीन और सी है केवल एक तीन चार और डी है सभी एक दो तीन चार सही है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है केवल एक तीन और चार सही है। मतलब क्या है कि पहला कथन सही है, उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिए गए हैं। और कथन दूसरा है, जो है नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 उपभोक्ता संरक्षण कानून 1995 का स्थान लेगा। और तीसरा है, पहली बार ऑनलाइन कारोबार को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। और चौथा कथन है, नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकता है। जिसमें जो सही है वो है केवल एक तीन और चार। मतलब ये जो दूसरा कथन है वो गलत है। चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 जो है वो उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। और इसके अलावा अन्य प्रावधान निम्न हैं। पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में दायर की जा सकेगी और पहले के कानून में ऐसा नहीं था। मतलब क्या है, पीआईएल को क्या कर सकते हैं आप, कंज्यूमर फोरम में भी दायर किया जा सकता है अब इस नए कानून के बाद। उसके अलावा नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। मतलब आपने देखा होगा कि जितनी भी ये ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और टेली शॉपिंग जो भी हमारी टीवी जो है उस पर देखा होगा आपने, कई सारे ऐड आते रहते हैं, कुछ टीवी चैनल भी हैं और कई सारे जो आपने देखे होंगे, कुछ अंगूठियां बेचते हैं, कुछ कुछ बेचते हैं, कुछ सामान बेचते हैं। तो उन सब कंपनियों को भी अब क्या है कि कंज्यूमर जो संरक्षण कानून है उसमें लाया गया है और ये काफ़ी एक अच्छा कदम है। उसके अलावा क्या है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें मिलावट करने वाली कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान भी किया गया है। साथ में उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का भी गठन किया गया है और दोनों पक्ष जिसमें क्या है कि आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प भी चुन सकेंगे। उसके अलावा
कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 से लेकर के 10 करोड़ तक के केस की सुनवाई हो सकेगी। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के केस की सुनवाई होगी। और सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज़्यादा पैसे लेने पर शिकायत पर क्या होगा, कार्यवाही होगी। जैसे आपने देखा होगा कि अभी सिनेमा हॉल जो होते हैं उसमें जो दाम रहते हैं वो बाहर की दुनिया से एकदम अलग ही रहते हैं। आप पॉपकॉर्न लेने जाइए, आपको पॉपकॉर्न का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा मिलेगा कि अगर आप बाहर लेते हैं तो वही आपको 5 से 10 रुपए में मिलेगी, और वहाँ पर आकर के वो 200, 250, 150 इस तरह से करके इतने की होती चली जाती है। उसके अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का एक अलग ही प्राइस होगा। और भी खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं सिनेमा हॉल में बहुत ज़्यादा अंतर है। साथ ही साथ कई सारे सिनेमा हॉल में ऐसा रिस्ट्रिक्शन, कई सारे क्या ज़्यादातर सिनेमा हॉल में ऐसा रिस्ट्रिक्शन था कि आप बाहर का जो सामान है वो खाने पीने के लिए नहीं ले जा सकते। लेकिन बीच में एक रिपोर्ट आई थी और एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि आप अपना खाने पीने का सामान भी सिनेमा हॉल में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कैरी बैग के जो पैसे हैं वसूलना कानूनन गलत होगा। अभी आपने देखा होगा जब भी आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो कैरी बैग के आपसे 5 से लेकर के 10 रुपए या 15 रुपए, 20 रुपए जो भी है वो अलग से वसूला जाता है, जो भी क्या है कानूनन गलत है। और नए कानून में क्या है कि भ्रामक जो विज्ञापन है उस पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। मतलब ये है कि आने वाले समय में ये हो सकता है कि जो आपने देखा होगा कि डीओ के ऐड आजकल काफ़ी ज़्यादा भ्रामक रहते हैं कि आपने यहाँ डीओ का स्प्रे किया और उधर से आपके आसपास में कभी परियां आ गई, कभी गर्ल्स आ गई। तो वो जो है वो उस तरह से क्या है कि भ्रामक, एक तरह से ये सारे के सारे विज्ञापन जो है वो भी भ्रामक में ही आते हैं। तो इन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा नई टाइमलाइन जारी की गई है और इसके अनुसार रेलवे निजी ट्रेनों के संचालन का पहला चरण कब से जारी करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वर्ष 2021, बी है वर्ष 2022, सी है वर्ष 2023 और डी है वर्ष 2025। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है वर्ष 2023। देखिए रेलवे वर्ष 2023 में पहली 12 जोड़ी निजी ट्रेनों के संचालन की शुरुआत करेगा और इसके अगले वित्त वर्ष में 45 और जो है निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। और रेलवे ने नई टाइमलाइन जारी करते हुए कहा है कि वर्ष 2027 तक रेलवे की सभी 151 निजी ट्रेनों की शुरू करने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं जो बीते वित्त वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले बैंकर बन के उभरे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है शिखा शर्मा, बी है आदित्य पुरी, सी है रजनीश कुमार और डी है अविनाश पांडे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है आदित्य पुरी। देखिए निजी क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता एचडीएफसी बैंक, मतलब जो एचडीएफसी बैंक है वो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कर्जदाता है, मतलब प्राइवेट बैंक में। उसके जो एमडी और सीईओ हैं आदित्य पुरी, बीते वित्त वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले बनकर उभरे हैं। मतलब ये क्या है, सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले यहाँ पर बैंकर रह गया, बैंकर बनकर के उभरे हैं। और इस दौरान उन्हें वेतन और भत्तों के रूप में 18.92 करोड़ रुपए मिले हैं। और एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना है वो 1994 में हुई है। इस तरह की जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो आप हमेशा याद करते हुए चलिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अगर आप बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी पूछा जाता है कि इस बैंक की स्थापना कब हुई है, उसके सीईओ कौन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है जो वो मुंबई में है। और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो हैं आदित्य पुरी। और आदित्य पुरी अक्टूबर 2020 तक इस पद पर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में फेसलेस इंट्रैक्शन फार्मूला को कौन से मंत्रालय ने लागू किया है। ऑप्शन ए है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, सी है कानून मंत्रालय और डी है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है वित्त मंत्रालय। देखिए करदाताओं को भ्रष्ट आयकर अधिकारियों समेत दूसरी परेशानियों से बचाने के लिए शुरू किए गए फेसलेस इंटरेक्शन फार्मूला काम करता दिख रहा है। और वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में इस व्यवस्था को लागू किया था ताकि करदाताओं को किसी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़े और वे आयकर अधिकारियों के मनमाने रवैये के शिकार ना हो। और देखिए ये बात तो किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है वहाँ पर अधिकारियों का ढील ढाल जो रवैया है वो ग्राहकों को या फिर जो भी उपभोक्ता हैं उन्हें सहना पड़ता है। और उससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है और भ्रष्टाचार को भी वही बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो उससे बचने के लिए
फेसलेस जो है इंटरेक्शन फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, मतलब अब जो भी काम है उस तरह से ऑनलाइन ही उसका निपटारा किया जा सकता है। देखिए, फेसलेस जो इंटरेक्शन है असल में क्या है, व्यवस्था को पारदर्शी और पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सहायक हो रहा है, और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही टैक्स संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में ज्योत्सना भट्ट जो है उनका निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन ए है इतिहासकार, बी है संगीतकार, सी है पूर्व राजनयिक और डी है सिरेमिक आर्टिस्ट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है सिरेमिक आर्टिस्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में डॉक्टर बिदु पी नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? किन्हें? डॉक्टर बिदु पी नायर को। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है तुर्कमेनिस्तान, बी है कनाडा, सी है नॉर्वे और डी है मंगोलिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है तुर्कमेनिस्तान। देखिए, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर बिदुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, और वर्तमान में डॉक्टर बिदुपी नायर विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? ऑप्शन ए है पीटर रॉल्कवास, बी है मोरिसाना कायेट, सी है मारियाना बर्दिनायनिस और डी है बी और सी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है बी और सी दोनों। देखिए, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के विजेताओं उसमें कौन है? गिनी के डॉक्टर हैं मोरिसाना कायेट, और ग्रीस की जो महिला है वो है मारियाना बर्दिनॉयनिस। और प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने की है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में बाढ़ के कारण भारत के कौन से नेशनल पार्क में 108 से अधिक जानवरों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बी है पेंच नेशनल पार्क, सी है पलामू नेशनल पार्क और डी है काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए, हाल ही में असम राज्य में भीषण बाढ़ के कारण राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क में 108 से अधिक जानवरों की मृत्यु हो गई है, और असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और असम के गोलाघाट में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% हिस्सा बाढ़ से डूब चुका है। इससे क्या है कि यहाँ पर संरक्षित प्रजातियों के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो गया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में हरेला उत्सव कौन से राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है छत्तीसगढ़, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तराखंड। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है उत्तराखंड। देखिए, हरेला उत्सव जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, और हरेला उत्सव में क्या है कि इस दिन संपूर्ण उत्तराखंड में पौधरोपण का कार्य किया जाता है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हरेला पर्व हमें प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उड़ीसा, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति के गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है, और इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता ही सामाजिक समानता का आधार बनती है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास के मूल मंत्र के तहत कार्य कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना हमें कमेंट के माध्यम से। प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1950, बी है 1956, सी है 1972 और डी है 1946। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हमारा करंट अफेयर्स पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ फीडबैक दे सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।